हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भू-आकृति विज्ञान के अंतर्गत स्लोप डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा। ये जो स्लोप डेवलपमेंट है, जिसे हम लोग प्रवणता विकास या ढाल विकास के नाम से जानते हैं, इस चर्चा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे परिचय, परिभाषा, ढाल का महत्व और ढाल के तत्वों के बारे में, जिसमें आदर्श पहाड़ी ढाल के विकास से संबंधित तत्वों के बारे में जानकारी मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ढाल के वर्गीकरण के बारे में। यह जो टॉपिक हमारा आज का है, ये यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और सभी राज्यों के सहायक प्राध्यापक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इसी प्रकार लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ढाल का परिचय एवं परिभाषा। तो सबसे पहले जो ढाल है, तो ढाल को साधारण भाषा में हम लोग प्रवणता के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं स्लोप। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं स्लोप, जो प्रवणता के नाम से जाना जाता है। ढाल क्या है? अगर कहीं भी पूछा जाए कि ढाल क्या है, तो ढाल कहिएगा कि भू-आकृति के कुछ झुकाव होते हैं, स्थलाकृतियों के कुछ झुकाव होते हैं। झुकाव कहने का मतलब है कि कोणीय झुकाव होते हैं। स्थलाकृतियों के कुछ कोणीय झुकाव होते हैं और इन्हीं कोणीय झुकाव को हम कहते हैं ढाल। ठीक है, इन्हीं कोणीय झुकाव को हम क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। यानी कि ढाल जो है भूतल पर पाई जाने वाली भू-आकृतियों का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि अगर ढाल नहीं रहेगा तो फिर भू-आकृति के विकास के लिए उनको आधार मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो भू-आकृतियों के लिए एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है आपका ढाल, और ये भू-आकृतियों के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम भूगोल के शब्दावली में कहें, तो भू-आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव, ध्यान दीजिएगा कि क्षैतिज तल पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर कहें, तो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डीप कहते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे हम क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे हम डीप कहते हैं। यानी कि डीप क्या है अगर सिर्फ पूछा जाए, तो वही स्टेटमेंट रिपीट होता है कि क्षैतिज तल पर किसी चट्टान स्तर द्वारा बनाया गया कोण डीप कहलाता है। ठीक है, क्षैतिज स्थल पर किसी चट्टान द्वारा जो बनाया गया कोण है, एंगल है, झुकाव है, जिसे हम क्या कहते हैं? डीप कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो कोण होता है, जो एंगल की हम बात करें, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हो सकता है। जो एंगल की बात है 0 से 90 के बीच होगा, 90 से अधिक ये नहीं होगा। तो ढाल का एंगल कितना होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि ढाल का एंगल कितना हमारा है या फिर कितना हमारा होता है। तो हम कहेंगे कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमारा ढाल का एंगल होता है। और ढाल आपका कई रूपों में हो सकता है। भूसतह पर जो भूपटल का झुकाव है, जो आपका एंगल बनता है, कोण बनता है, जिसे हम ढाल कहते हैं, ये कई रूपों पर हो सकता है। अब कई रूपों पर हो सकता है कहने का मतलब क्या है? कि कहने का मतलब है कि अवतल हो सकता है, ये उत्तल हो सकता है, ये सरल रेखीय हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तल हो सकता है, ये अवतल भी आपका हो सकता है, सरल रेखीय हो सकता है, जलप्रपाती हो सकता है। तो ये विभिन्न तरह से हो सकता है। और हम सभी जानते हैं कि जो ढाल है, जब हम ढाल को देखेंगे इस तरह, तो ढाल देखिएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा ढाल देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, अधिकतम ढाल कहाँ पर दिखाई देता है? तो हम कहेंगे कि अधिकतम हमारा ढाल जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देता है सबसे ज़्यादा। और जैसे जैसे हम इससे नीचे की ओर आते हैं, आप यानी कि पहाड़ से नीचे की ओर आते हैं, वैसे वैसे ढाल हमारा कम होते जाता है। यानी पहाड़ क्षेत्रों के बाद जो ढाल का स्वरूप है वो मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देता है। या फिर आप कह सकते हैं कि मैदान में हमारा ढाल सबसे कम होता है। पहाड़ में सबसे ज़्यादा होता है, पठार में उससे कम होता है, और मैदान में एकदम कम होता है। यानी मैदानी भाग में ढाल आपका ना के बराबर दिखाई देता है। और यहाँ पर आपका रेनवाश का काफ़ी महत्वपूर्ण
काम होने लगता है, इसीलिए यहाँ पर ढाल ना के बराबर दिखाई देता है। तो आप समझ गए होंगे कि ढाल कितना डिग्री का कोण बनाता है, 0 से 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये एक भूआकृति की का झुकाव है, कोण है, एंगल बनाती हैं। इसके बाद हम आते हैं ढाल के महत्व के बारे में। इसके महत्व के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। ढाल के महत्व को जब आप जानते हैं तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट महत्व है कि ढाल को स्थलाकृतियों के निर्माण की कुंजी कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि ढाल को स्थलाकृतियों के निर्माण की कुंजी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि भूतल में जितने प्रकार की भी भू आकृतियाँ पाई जाती है, भू आकृतियों के समूह का विकास होता है, कहीं ना कहीं इसका विश्लेषण ढाल के अध्ययन के आधार पर होता है। यानी कि आप कहिएगा कि स्थलाकृति के निर्माण में ढाल का एक काफ़ी बड़ा योगदान होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नदी इरोजन में भी आकार की घाटी, ठीक है, हिमानी इरोजन में यू आकार की घाटी, शुष्क प्रदेश में पढ़ते हैं हम लोग इंसेलबर्ग, छत्रक शिला जिसे हम मशरूम रॉक कहते हैं, सागरीय में पढ़ते हैं अन्य और स्थलाकृतियाँ। तो विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण में कहीं ना कहीं ढाल का विशेष योगदान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्थलाकृतियों के निर्माण में आपका ढाल क्या है, एक कुंजी के तौर पर काम करता है। उसके बाद आपका आता है कि ढाल का कोण और मिट्टी की गहराई में उल्टा अनुपात होता है। ध्यान दीजिएगा कि ढाल का कोण और मिट्टी की गहराई में व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा इन्वर्स कोरिलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और कितना वो प्राकृतिक वनस्पति मिट्टी को पकड़ कर रखता है। और अधिक तीव्र ढाल पर मृदा का अपरदन भी आपका जो है होता है। साथ ही साथ मृदा अपरदन जब होता है तो वनस्पति का विकास में बाधा उत्पन्न होता है। तो अगर कम मिट्टी होगा, मिट्टी की मोटाई कम होंगी, उनका एंगल ढाल ज़्यादा होगा तो मृदा अपरदन ज़्यादा होगा, मृदा अपरदन ज़्यादा होगा तो वनस्पति पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ढाल का कोण और मिट्टी की गहराई में उल्टा अनुपात होता है, उल्टा संबंध होता है। उसके उपरांत आपका आता है जो इम्पोर्टेंट महत्व है कि भूमि उपयोग कृषि, बस्तियों के विकास, परिवहन और अन्य मानवीय गतिविधियां ढाल पर निर्भर रहती हैं। यानी कि आप लैंड यूज़ की बात करें, चाहे वो फॉरेस्ट कवर लैंड की बात हो, चाहे बंजर भूमि की बात हो, चाहे गार्बेज लैंड की बात हो, एग्रीकल्चर लैंड की बात हो, फिर हम कहेंगे कि कृषि परती भूमि, परती रहित भूमि, जैसे भी कृषि भूमि उपयोग है उन सभी का बात हो तो वो हमारा ढाल पर निर्भर करता है। जैसे कि ज़्यादा पर्वतीय ढाल होंगे तो सीढ़ीनुमा खेती होगा, मैदानी इलाके होंगे तो सीढ़ीनुमा खेती नहीं होगा, समानांतर खेती देखने को मिलता है। आपका बस्तियों का विकास, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में बस्ती आप किस प्रकार का होता है आप अनुभव कीजिए। फिर हमारा मैदानी क्षेत्रों में बस्ती ज़्यादा घना पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में संकीर्ण होता है, आपका दूर दूर फैला हुआ होता है, और ये कहेंगे कि ये मतलब कम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। परिवहन का भी आप जान सकते हैं कि हिमालय के क्षेत्रों में जहाँ पर ढाल ज़्यादा है, कच्चा सड़कें मिलती हैं, पक्की सड़कों का अभाव पाया जाता है, जबकि हमारे मैदानी और पठारी इलाकों में जो सड़कें जो हैं परिवहन व्यवस्था ज़्यादा सुदृढ़ है। उसी प्रकार मानवीय गतिविधियाँ भी आपका ढाल पर निर्भर रहती हैं। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्व है। फिर आपका है मैदानी भागों में आपका खेती की जाती है 10 डिग्री से कम ढाल पर, और जहाँ घना जनसंख्या है वहाँ पे 25 डिग्री के ढलान पर पहाड़ी ढाल को काटकर सीढ़ीनुमा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। ठीक है, ये कहाँ पर की जाती है तो कहेंगे कि 25 डिग्री ढाल पर ये सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका महत्व है जो ढाल से संबंधित है। अगला हमारा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ढाल के तत्व। ध्यान दीजिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि किसी भी पहाड़ी के शिखर से तली तक, यानी यहाँ से जब हम एकदम अंतिम अवस्था तक यहाँ तक जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ढाल के स्वरूप एक जैसा दिखाई नहीं देता है। ढाल के स्वरूप में क्या होता है, हमारा विभिन्नता देखने को मिलता है। ठीक है, ढाल के स्वरूप में हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है तो कहेंगे कि ढाल के स्वरूप में यहाँ हमें विभिन्नता दिखाई दे रहा है। यही चीज़ यहाँ पे होता है। आपका तत्व में इन्हीं के बारे में मैं बात करूँगा कि किस प्रकार ये विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में यूजीसी नेट, ध्यान दीजिए, इसके संदर्भ में यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछ चुका है कि आदर्श पहाड़ी ढाल, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको मैं जहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ कि आदर्श पहाड़ी ढाल के तत्व वुड महोदय 1942 और एलसी किंग महोदय 57 to 62
ने 4 भागों को बांटा है, 4 भागों में बांटा है। तो यहाँ से सवाल आपका यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में पूछा था कि क्या पूछा था कि आदर्श पहाड़ी ढाल के लिए एलसी किंग और वुड महोदय ने कितने ढाल के तत्वों का व्याख्या किया है। तो 4 ढाल के तत्वों का उन्होंने व्याख्या किया है। उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखीय और अवतल ढाल। उत्तल ढाल कन्वेक्सिटी, मुक्त पृष्ठ प्री सरफेस या प्रीफेस, सरल रेखीय स्ट्रेट लाइनिंग और अवतल ढाल आपका कॉन्केविटी। एलसी किंग महोदय का। और इन्होंने इसके माध्यम से एक परिच्छेदिका का निर्माण किया है, जो आप यहाँ पे मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार का ये परिच्छेदिका है। और इसी के आधार पर उन्होंने जो है डिटेल्स भी आगे बताया है कि उत्तल ढाल क्या होता है। उत्तल ढाल, पहले मैं इस जनरल वे में बात करूँ कि उत्तल ढाल हमारा सबसे ऊपर होता है, पहाड़ी ढाल का ऊपरी शिखा होता है। मुक्त पृष्ठता आप देख सकते हैं कि मुक्त पृष्ठता जो है यहाँ पर ये उत्तल ढाल के शिखरी उत्तलता के बाद होता है। उसके बाद सरल रेखीय जो है मुक्त पृष्ठ के बाद होता है। और अवतल ढाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अवतल ढाल हमारा जो है वो एकदम नीचे निम्न स्तर पर देखने को मिलता है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा शिखरी उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखीय और ये अवतल, तो ये धीरे धीरे करके जैसे ही नीचे की ओर आते जा रहा है, ढाल में कमी आते जा रहा है। तो चलिए एक एक करके आगे व्याख्या करते हैं कि उत्तल ढाल क्या है, मुक्त पृष्ठता क्या है, क्या विशेषता है, सरल रेखीय क्या है और अवतल ढाल क्या है। उत्तल ढाल, सबसे पहले उत्तल ढाल जो पर्वतीय ढाल का ऊपरी भाग होता है, उत्तल ढाल कहते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा ही पहले दिखाया कि हमारा किस प्रकार परिच्छेदिका बनता है, तो इस परिच्छेदिका में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो खड़ा होता है, उत्तल ढाल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका निर्माण अनाच्छादन प्रकरणों या फिर कहें अनाच्छादन प्रोसेस, प्रक्रम, ठीक है, अनाच्छादन प्रक्रम के माध्यम से होता है। ठीक है, ये जो अनाच्छादन प्रक्रम के माध्यम से हमारा होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। अनाच्छादन कहने का मतलब है जिसमें अपक्षय और अप्रदन दोनों की क्रिया समाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें अपक्षय और अप्रदन दोनों की क्रिया समाहित होती है, उसे अनाच्छादन प्रक्रम के तौर पर जानते हैं। तो ढाल के निर्माण में अनाच्छादन प्रक्रम का विशेष योगदान होता है। अपक्षय यानी चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना, अनाच्छादन यानी कि टूटने फूटने के बाद उसका मतलब और भी क्रियाएं, परिवहन, अपर्दन सब शामिल हो। संपूर्ण ढाल निम्न भाग में उत्तल देखने को मिलती हैं, परंतु ऊपरी भागों में ही उत्तल ढाल हमें पाया जाता है। ऊपर में ही हमेशा पर्वतों के ऊपर में ही उत्तल ढाल मिलेंगे। सबसे पहला में वाल्टर पैंक महोदय ने, यहाँ इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वाल्टर पैंक महोदय ने वर्धमान ढाल का, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई मतलब घटते जाती है, ह्रासमान होते जाता है, ढाल में कमी आने लगता है, इसीलिए इसे वर्धमान ढाल कहता है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि उत्तल ढाल का आकार ऊंचाई बढ़ते ही रहता है, वो धीरे धीरे कम भी होता है। ठीक है। तो वैक्सिंग स्लोप के बारे में आपका किसने बात किया है, वाल्टर पैंक महोदय ने। तो ये पॉइंट आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हमारा वर्धमान ढाल वाल्टर पैंक और वैक्सिंग स्लोप वाल्टर पैंक, क्योंकि आने वाले समय में इससे आपके प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद है कि जो भी हमारा ढाल है, ढाल का विस्तार, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, ढाल का विस्तार है, आदर्श ढाल है, वो जलवायु वाले प्रदेशों में, यानी जो आपका कहेंगे कि आर्द्र शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में आपका चूने के पत्थर में अधिक देखने को मिलता है। यानी कि उत्तल ढाल कहाँ सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है, तो उत्तल ढाल हमारा सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है, आप कह सकते हैं कि आर्द्र शीतोष्ण, आदर्श रूप से आर्द्र शीतोष्ण जलवायु वाले भागों में। ठीक है, आर्द्र शीतोष्ण जलवायु वाले भागों में हमारा उत्तल ढाल काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। जो चूने के प्रदेश कहें या खड़िया शैल, खटी का परत जो हमारा होता है, उस पर उत्तल ढाल देखने को मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मुक्त पृष्ठता, पहला था उत्तल, दूसरा आपका आता है मुक्त पृष्ठता। तो मुक्त पृष्ठता के बारे में हम क्या बात करें, तो मुक्त पृष्ठता सबसे पहले उत्तल ढाल के नीचे और सरल रेखीय ढाल के ऊपर होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं फिर पुनः एक बार इसको बना देता हूँ परिच्छेदिका को। ठीक है, ये आपका
उसके बाद आपका सरल रेखीय आएगा, ये तीसरा नंबर पर सरल रेखीय आएगा और चौथा पर अवतल आएगा। ये दूसरा आपका अभी हमने पढ़ेंगे मुक्त पृष्ठता। मुक्त पृष्ठता क्या है तो कहेंगे मुक्त पृष्ठता उत्तल ढाल से नीचे और सरल रेखीय ढाल से ऊपर बीच का जो संक्रमण पेटी है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि उत्तल ढाल और सरल रेखीय ढाल में संक्रमण का काम करता है। दोनों के बीच जो है मुक्त पृष्ठता क्या करता है, संक्रमण का काम करता है। ये बीच का हिस्सा आता है, ये जो हिस्सा मैं मार्क कर रहा हूँ ये हमारा मुक्त पृष्ठता है। ये खड़ी दीवार की भांति होती है, ये नग्न चट्टानों से परिपूर्ण होता है। यहाँ पर अवसाद जमाव नहीं होता है, कभी भी फ्री फेस में अवसाद का जमाव नहीं होगा। और उत्तल ढाल से आपका आच्छादित अवसाद सरक कर नीचे घाटी यानी सरल रेखीय में और अवतल में चला जाता है। भूवैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक इसे नग्न ढाल के तौर पर जानते हैं। और यहाँ पे और एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंड्री गाउडी महोदय ने, इस लाइनिंग को आप ध्यान दीजिए, एंड्री गाउडी महोदय ने भृगु या क्लिप ढाल कहा है किसको, फ्री फ्रेस को। एंड्री गाउडी महोदय ने भृगु या क्लिप ढाल कहा है फ्री फ्रेस को, ठीक है, एंड्री गाउडी ने कहा है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एंड्री गाउडी का, ठीक है। और ये दोनों के बीच जो है एक संक्रमण का काम करता है, सरल रेखीय और उत्तल ढाल के बीच में। आगे हमारा आता है जो तीसरा तत्व है वो है सरल रेखीय ढाल, जो तीसरे नंबर पर आता है, तो इसमें इसे हम देखते हैं कि मुक्त पृष्ठ ढाल आपका ढाल के नीचे यानी फ्री फ्रेस के नीचे और अवतल ढाल के ऊपर में निर्मित होता है। इसे हम सरल रेखीय ढाल कहते हैं। साथ ही साथ समरूपता के कारण इसे हम एक समान रहता है, ज़्यादा यहाँ भेदभाव विविधता देखने को नहीं मिलता है, तो समढाल या स्थिर ढाल के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। समढाल, स्थिर ढाल और मलवा ढाल इनके नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अवसादों का एक हल्की परत होती है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण निम्नवर्ती भागों की ओर चली जाती है, यानी अवतल की ओर चली जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं मलवा नियंत्रित ढाल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि अस्ट्रालर महोदय ने, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान दीजिए कि अस्ट्रालर महोदय ने प्रशांत ढाल की संज्ञा दी है। जो हमारा सरल रेखीय ढाल है, स्ट्रेट लाइनिंग है, इसे अस्ट्रालर महोदय ने प्रशांत ढाल के तौर पर जाना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिपोज ढाल आपका, इसको हम लोग अस्ट्रालर का कहते हैं। फिर मुक्त पृष्ठ को भृगु ढाल गाउडी महोदय ने कहा। वाल्टर पैंक ने आपको वैक्सिंग स्लोप या वर्धमान ढाल कहा उत्तल ढाल को। तो इस तरह इसमें आपको देखने को मिलता है। और ये ढाल जो है सदा उत्पत्ति सदा ही मलवा के जमाव होने से ही होता है। सरल रेखे का विकास कब होगा, मलवा जमाव से ही होगा। उसके बाद अंतिम हमारा ढाल का आता है अवतल ढाल। अवतल ढाल हमारा क्या है, तो आदर्श पहाड़ी ढाल का सबसे निचला भाग होता है। ध्यान दीजिए कि आदर्श पहाड़ी ढाल का सबसे निचला भाग हमारा अवतल ढाल। यह जैसे जैसे अवतल ढाल आगे बढ़ती है वैसे वैसे घाटी की तली विलीन होते जाती है, यानी कि ये अंतिम अवस्था में होती हैं। और ये आपका डेविस ने भी कहा है कि ये अवतल ढाल अंतिम अवस्था है, वृद्धावस्था में निर्मित होती हैं। और जैसे जैसे विस्तार होते जाएगा वैसे वैसे इसका ढाल जो है काफ़ी कम होते जाएगा, इसीलिए इसको अनेक नामों से हम लोग जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं, तलाघार ढाल के नाम से जानते हैं, वैली फ्लोर बेसमेंट स्लोप, लोअर वास स्लोप, छैमान ढाल, ठीक है। क्योंकि छैमान ढाल इसलिए हम लोग कहते हैं, हरासमान ढाल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे करके अवतल खत्म हो जाता है। तो ये कुल हमारा जो है ढाल, मुक्त पृष्ठता, अवतल, सरल रेखीय और अवतल, ये चारों को मैंने देखा। इसका मैं निष्कर्ष अब बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। निष्कर्ष है कि सभी विवरणों से हमने देखा कि ढाल के आदर्श विकास के लिए उसकी भूआकृति की बनावट मुख्य भूमिका में होती है, ठीक है। भूआकृति की बनावट क्या होती है, तो कहेंगे कि भूआकृति की बनावट मुख्य भूमिका में होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ढाल का विकास स्थलाकृतियों के निर्माण की पूंजी होती है। ढाल का कोण मिट्टी की मोटाई और मिट्टी की
मोटाई और ढाल के कोण में आपका उल्टा संबंध होता है। और किसी भी पहाड़ी को उसके शिखर से तल पर जब हम देखते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं, तो पता चलता है कि एक समान न होकर उसमें विविधता पाई जाती है, अनेकों रूपों में वो विस्तृत हैं, जिसमें से उत्तल ढाल, उसके बाद फिर मुक्त पृष्ठ, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग है, मुक्त पृष्ठ, फिर सरल रेखीय और अंतिम में अवतल ढाल। लेकिन विलियम मॉरिस डेविस ने कहा है कि अवतल ढाल के उपरांत पेडिमेंट का निर्माण होता है। विलियम मॉरिस डेविस ने कहा है कि अवतल ढाल के बाद हमारा क्या होता है, पेडिमेंट का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि ढाल एक ऐसी भू आकृति हैं जो अव्यवस्थित होती हैं, विविधतापूर्ण होती हैं। तो कुल मिला के मैंने ढाल के बारे में बात किया, जिसमें अनेकों चीज़ों के मैंने व्याख्या किया। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमको फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। साथ ही साथ विशेष प्रकार के आपको अगर पेड कोर्स में ज्वाइन होना है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पुनः मिलते हैं ढाल के वर्गीकरण के संदर्भ में अगले वीडियो में। धन्यवाद।